नमस्कार। यूनिवर्सल न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं गौतम अडानी जी के बारे में डाल रहा हूँ। आजकल वो बहुत चर्चा में है, लेकिन गौतम अडानी के जीवन में कई ऐसे अनछुए पहलू भी है जो कि जानने लायक हैं। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही कम पढ़ा लिखा है। इसने स्कूल से आगे शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान छप्पर फाड़ कर देता है तो पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आती है। तो जब वैसे तो ये अहमदाबाद में एक जैन परिवार में इनका जन्म हुआ था, और वहाँ से फिर सबसे पहले ये बम्बई गए, और बम्बई जाने के बाद वो जो ये हीरे आते डायमंड का काम इन्होंने किया। कुछ समय उसमें गुजारने के बाद फिर वापस वो बम्बई आ गए। उनके अपने रिश्तेदारों के साथ उन्होंने कुछ काम किया। इस तरह आगे बढ़ते हुए वो किस्मत के धनी थे, पक्के मेहनती थे, तो इनको बहुत आगे से आगे इनको सफलता मिलती गई। ये किस्मत के इतने धनी है कि जिस समय 26 नवंबर 2008 को बम्बई पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था, उस दिन उस ताजमहल जो होटल है जो बम्बई गेटवे ऑफ इंडिया के पास सामने बनी हुई है, उसमें ये एक सऊदी अरब के एक अधिकारी के साथ भोजन कर रहे थे। और संयोग ऐसा हुआ कि भोजन इनका निपट गया था। वो बिल देने के बाद में बाहर निकलने ही वाले थे, और बाहर उस समय वो हमला उस ताजमहल होटल में बाहर की तरफ आतंकवादी आ चुके थे और वो हमला शुरू हो चुका था। वहाँ पर करीब 160 लोग उस दिन मारे गए थे। लेकिन देखिए, किस्मत के धनी थे ये, वो बिल चुका कर वापस जैसे वो बाहर निकलने वाले थे कि किसी और जान पहचान वाले व्यापारियों ने इनको वापस बुला दिया, और वहाँ एक चाय पार्टी के लिए वापस ये बैठ गए। और इतने में फिर वो आतंकवादी जैसे बाहर हमला होने का जो मालूम हुआ कि बाहर हमला हो रहा है, तब ये लोग फिर सबसे पहले जो वहाँ का स्टाफ था ताजमहल होटल का, उन्होंने बाकी जो अंदर जो ग्राहक थे, जिसमें गौतम अडानी जी भी थे और बाकी जो इनके साथ जो मीटिंग करने वाले थे वो लोग भी थे, उन सबको वो पहले तो जो उनका जो किचन जहाँ भोजन वगैरह बनाते होटल में, वहाँ सबको वो ले गए। वहाँ रखे, फिर थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद में वापस जैसे जैसे हमला बढ़ता गया और आतंकवादी अंदर घुस गए, तो वहाँ से निकल कर फिर ये लोग वहाँ का जो तलघर है अंडरग्राउंड, वो तलघर में फिर वो वहाँ पर रहे और पूरी रात उन्होंने वहाँ गुजारी। और फिर दूसरे दिन जब वो बाहर आए और वहाँ से फिर वापस वो अहमदाबाद आए, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उन्होंने उतर कर यही सबसे पहला वक्तव्य दिया कि मैंने आज मौत को करीब 20-25 फुट की दूरी पर देख कर मैं आ रहा हूँ। तो ये मतलब कि ईश्वर कृपा से वो उस दिन उस हमले में बच गए। ये तो रही एक बात। दूसरा, एक बार इनका अहमदाबाद में ये जो माफिया होते हैं, अपहरणकर्ताओं ने इनका अपहरण भी कर लिया था इनके एक साथी के साथ। तो 2 दिन के बाद में इनको छोड़ा गया, और करीब काफ़ी कहते हैं कि वो फिरौती के लिए इनका अपहरण हुआ था। अहमदाबाद के कर्णावती क्लब से जब जैसे ये बाहर निकले, तो वहाँ एक फजलुर रहमान करके एक मुस्लिम गैंगस्टर था, उन्होंने इसका अपहरण कर लिया और करीब 15 से 20 डॉलर अमेरिकी डॉलर 15 से 20 लाख अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी गई। लेकिन फिर ये दूसरे दिन वापस ये छूट कर आ गए। अब इसमें ये पहलू का खुलासा नहीं हुआ है कि ये किस तरह छूट कर आए, क्या इन्होंने फिरौती की रकम चुका कर बाहर आए, या वैसे किसी कारण से इनको छोड़ दिया गया, ये एक अलग चीज़ है। इसके अलावा ये अपने परिवार में माता पिता की 8 संतानों में से ये 7वें नंबर के इनका आता है, और ये बहुत ही मतलब कि मेहनती किस्म के इंसान हैं। और शायद माँ लक्ष्मी की कृपा भी इनके ऊपर है कि जिस भी काम में हाथ डालते हैं तो उसमें इनको निश्चित रूप से सफलता
मिलती ही मिलती है। तो ये एक अलग चीज़ है। अब रहा दोस्तों वर्तमान में जो विवाद है उनके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, तो कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत को गिराने के लिए पिछले करीब 4-5 साल से शुरू हो चुके हैं। और विशेष करके अब की बार मोदी जी जब तीसरी बार वापस चुनकर आए हैं तो ये कुछ तेज़ हो गई है। इससे पहले 2024 के पहले ही इनको भारतीय अर्थव्यवस्था को और मोदी जी को गिराने के लिए प्रयास शुरू हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारे जो विपक्षी दल है, विशेष करके कांग्रेस की मोदी के जो नफ़रत इनके दिलों में बसी हुई है, उसके मतलब कि दुर्भाग्य से उसके मतलब कि ये शिकार हो रहे हैं अडानी जी। और दूसरी एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे विशेष करके अमेरिका और यूरोप में ये डर और भय समा गया है कि जिस तरह से या जिस गति से भारत विकास कर रहा है, तो हो सकता है कि इसी तरह यदि इसकी विकास की गति निरंतर जारी रही तो आगे चलकर ये यूरोप और अमेरिका को भी मात दे सकते हैं। वो किसी भी तरह भारत को अपने काबू में रखना चाहते हैं। वो यहाँ भी बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन भारत की जो जनता है, जो राष्ट्रवादी जनता है, विशेष करके जो हिंदू है, वो कुछ अभी जागरूक हैं और वो ऐसा कुछ भी नहीं होने दे रहे। और इसी वजह से उनकी यहाँ कोई दाल नहीं गल रही है। और भारत की जो अर्थव्यवस्था गिराने के लिए अभी वो क्या है कि एक तीर से दो शिकार करने में लगे हुए हैं। अडानी जी और अंबानी जी जो दो हमारे यहाँ के प्रमुख उद्योगपति हैं। वैसे आज अंबानी जी नंबर 1 पर हैं और एक समय ऐसा था कि अडानी जी नंबर 1 बन गए थे और विश्व अर्थव्यवस्था में जो भी उच्च कोटि के जो बिजनेसमैन माने जाते हैं उनमें सर्वोच्च 5 नंबर में इनका नंबर आ चुका था। और ऐसा लग रहा था कि बीच में जैसे ये हिडनबर्ग का जो षड्यंत्र हुआ वो नहीं हुआ होता तो हो सकता है कि आज की तारीख में अडानी जी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर काबिज हो जाते। तो ये सब जब यूरोप में और अमेरिका में ये लोग वहाँ के जो थिंक टैंक है, जो षड्यंत्रकारी, जो वामपंथी जो लोग हैं वहाँ के, विशेष करके जो वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक सरकार, हालांकि वो अभी चुनाव में हार चुकी है, वहाँ की और जो वहाँ का जो कहते हैं ना वो डीप स्टेट, जैसे जॉर्ज सोरोस है, ये बाइडेन है, बराक ओबामा है, ये क्लिंटन है, हिलेरी क्लिंटन है, बिल क्लिंटन है, ये सब लोग डीप स्टेट के संचालक हैं। और इन्होंने बांग्लादेश में अभी अपनी कठपुतली बिठाई है। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ वो सभी ने देखा है और वही ये चीज़ें भारत में भी करना चाह रहे हैं। लेकिन सौभाग्य से भारत इन चीज़ों से बच गया। तो उसी के कारण ये अडानी को टारगेट करके एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए और इसमें उनकी कठपुतली जो कांग्रेस यहाँ पर है वो भी वही काम कर रही है। वो उनका जो एजेंडा है उसको यहाँ पे आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि बेचारे जो गरीब निवेशक है, जो जैसे तैसे 2 पैसा अपनी जो कमाई की बचत करके वो शेयर मार्केट में वगैरह जहाँ भी वो निवेश करते हैं, अभी नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो उन गरीबों का हुआ। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब भी इनका नुकसान हुआ और अभी भी वापस जो ये नई रिपोर्ट आई है तो वहाँ भी उसी कारण से और भी मतलब कि करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया अभी और डूब गया। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा मतलब हमारे भारत के जो गरीब निवेशक है उनका है। कांग्रेसियों का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। कांग्रेस ये राहुल गांधी वगैरह, सोनिया गांधी है, खुद भी शेयर मार्केट से कमा रहे हैं। एक तरफ तो मोदी को रोज़ पानी पी कर गालियाँ बकते हैं,
लेकिन ये भी शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये इनकी दो रंगी चालें हैं, इसको सभी को समझना चाहिए। अभी जो हिडनबर्ग की जो पहले रिपोर्ट आई थी, इसमें इनकी दाल नहीं गली। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया भारत के, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में भी इनको क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम मतलब इनको कह दिया कि भाई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ कोई भी घोटाला है। तो वहाँ इनको क्लीन चिट मिल गई अडानी जी की। और उसके बाद में अब ये दूसरा षड्यंत्र वहाँ शुरू कर दिया गया। अभी सिर्फ 20 जनवरी तक वहाँ की बाइडेन प्रशासन है, 20 जनवरी को अमेरिका में अपने डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले लेंगे। लेकिन उसके पहले और भी ऐसे कई भी काम हो सकते हैं जो भारत विरोधी हो वहाँ पे। विशेष करके अभी जो बाइडेन है उसने यूक्रेन में भी ऐसे नियम लागू कर दिए जो कि विश्व युद्ध की तरफ ले जाने वाले। जो हथियार पहले यूक्रेन को कभी नहीं दिए गए, घातक हथियार, वो अभी वहाँ उन्होंने देना शुरू कर दिया ताकि रूस को भी ज़्यादा नुकसान पहुँचे और जैसे तैसे भी ये युद्ध आगे चलता रहे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि मैं आऊँगा तो मैं युद्ध मैं समाप्त करवा दूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसको समझने की चीज़ है। और यहाँ पे विशेष करके सभी भारत की जो जनता है उनको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारी है ये एन के प्रकार मोदी जी को हटाकर वापस यहाँ पर अपना राज थोपना चाहते हैं, अराजकता लाना चाहते हैं और विदेशी जो शक्तियाँ हैं उनके हाथों के ये कठपुतलियाँ बनना चाह रहे हैं। दोस्तों, जो लोग करीब आज से यूँ समझिए कि 25-30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष की जिनकी उम्र है भारतीयों की, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि जब 2014 के पहले, मोदी जी के आने के पहले जो यूपीए शासन था कांग्रेस का, उसमें कितना भ्रष्टाचार था, कितनी अव्यवस्था थी, भारत की अर्थव्यवस्था के क्या हाल थे। मतलब यूँ समझिए कि यदि मोदी जी नहीं आए थे तो आज भारत की हालत पाकिस्तान से भी बुरी हो जाती, ये स्थिति होने वाली थी। लेकिन भगवान की कृपा से, मोदी जी के आने से वो सभी स्थिति से भारत बच गया है और आज भारत निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। अभी जो भी अमेरिका से जो भी अडानी जी के खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट निकला है वो एक षड्यंत्र के तहत है। वहाँ का जो अटॉर्नी है उन्होंने जानबूझकर ये सब किया है। और अटॉर्नी कौन नियुक्त करता है? वहाँ की जो सरकार होती है वो करती है। अब 20 जनवरी को जब ट्रंप आएंगे तो वो अपना अटॉर्नी नियुक्त करेंगे। तो इससे ये जो षड्यंत्र इसकी हवा वैसे भी निकल जाएगी। लेकिन अभी 20 जनवरी तक बहुत कुछ हो सकता है और इसके लिए हमें सबको सजग रहकर और अपनी आंखें खोलकर और कानों से सचेत रहना दोस्तों। और विशेष करके ये जो हमारे जो विपक्षी दल है इनके षड्यंत्रों से हमको बचना है और इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी निरंतर करता रहना है। तभी हमारे भारत के विकास के लिए और हम सभी के भलाई के लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये ठीक रहेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आगे और भी कोई वीडियो होगा उसमें मैं और आप कोई नया विषय या पहलू लाऊंगा। आशा है आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे प्रोत्साहन देंगे दोस्तों। और आपकी कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में डालेंगे दोस्तों। धन्यवाद।